हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 22 जो कि है ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इससे फ्रेंड जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन बिहेवियर एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब ह्यूमन के बिहेवियर में अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग बिहेवियर मिलते हैं जिससे कि उनमें डिफरेंस क्रिएट होता है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं हो सकता है। इसी के बारे में यहाँ पे देखिए कट लेविन ने कहा है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कट लेविन, बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। कोई भी बिहेवियर किसी पर्सन का जो है वो उस पर्सन और उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसके बीच का जो रिलेशन है वो बिहेवियर है। दस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंटली इन द सेम और सिमिलर इन्वायरमेंट। तो अलग तरह के लोग अलग तरह के बिहेव करेंगे एक ही तरह के इन्वायरमेंट में या अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में। दिस यूनिट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द कनेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कनेक्शन है वो देखेंगे। द एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एट वर्क हैव ऑल्सो बीन बॉट आउट इन दिस यूनिट। और एम्प्लॉय को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है और उनको काम में कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन उनका हो सकता है वो हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स कि द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत सारे चीज़ों के से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो उन्हीं फैक्टर को यहाँ चार इसमें डिवाइड किया गया है। पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा है पर्सनल फैक्टर, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स और चौथा है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें दे रहा है कि इकोनॉमिक, सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल, ये सारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएंगी जो कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। फिर है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसकी मैरिटल स्टेटस क्या है, उसके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, ये सारे उसके पर्सनल फैक्टर में आएंगे। ठीक वैसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो है इसमें उसकी फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, वहाँ की लीडरशिप कैसी है, वहाँ का कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो गए। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में उसकी पर्सनैलिटी, उसका परसेप्शन, उसका एटीट्यूड, उसके वैल्यूज़, उसकी लर्निंग, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर में आएंगी। तो फ्रेंड्स हमने हमारे यूनिट 20 में देखा था कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसमें मैन को इकोनॉमिक मैन या रैशनल मैन में डिवाइड किया गया था कि जैसे वो ये मानना था कि लोग जो काम करेंगे वो पैसे के लिए करेंगे और उनको वही काम करना पड़ेगा जिसके लिए उनको पे किया जा रहा है। तो वही यहाँ पे इकोनॉमिक मैन और रैशनल मैन के बारे में कहा हुआ है। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद सोशल मैन का कंसेप्ट डेवलप हुआ। और आजकल की जो करंट थिंकिंग है, करंट थिंकिंग इज टू एक्सेप्ट मैन एज ए कॉम्प्लेक्स बीइंग एंड टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सनालिटी ऑलवेज डिफर। करंट थिंकिंग क्या है कि आपको मैन को एक कॉम्प्लेक्स बीइंग की तरह ट्रीट करना है और उनकी पर्सनालिटी जो है वो हमेशा अलग अलग हो सकती है, तो उनको वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स हमारा वो है एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क। तो बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क प्लेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो बिहेवियर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, देयर रोल एंड परफॉर्मेंस इज इंटरडिपेंडेंट। वो अलग अलग काम नहीं कर सकते हैं, उनको हमेशा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होकर ही काम करना होगा। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस दिए हुए हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क पे आपके एज्यूम किए गए हैं। तो उसमें क्या क्या है कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। हमने पहले भी देखा कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। कंसेप्ट ऑफ ए होल पर्सन, और एक पर्सन का अपना अलग कंसेप्ट होता है। बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉज्ड, किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो आपका किसी भी फैक्टर से वो हो सकता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे कैसे इफेक्ट होता है। एन इंडिविजुअल हैज़ डिग्निटी, हर व्यक्ति में अपनी डिग्निटी होती है, उसका अपना प्राउड होता है, अपना फील होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल सिस्टम की तरह काम करती है। देयर इज ए म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, और जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उसके अंदर में
उनके बीच में म्यूचुअलिटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसी को यहाँ पे म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है, क्योंकि वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज होलिस्टिक, और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है वो होलिस्टिक होता है। तो यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स कि फर्स्ट 4 कंसेप्ट सेंटर्ड अराउंड पीपल, ये जो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 है, ये जो है ये आपका पीपल के ऊपर डिपेंडेंट है। और द नेक्स्ट 2 आर कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशन, और 5 नंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिस्टम एंड देयर इज म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एंड द लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 6 एजम्पशन, और ये जो 7 नंबर है ये सबको मिला के आपका 7 नंबर बनेगा। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन्स डिफर्स आर अगेन देयर आर सर्टेन कॉमनैलिटीज इन द पर्सन, एवरी पर्सन इज इन सर्टेन रिस्पेक्ट, कि कुछ लोग जो हैं एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, उसमें कुछ फंक्शन जो है कुछ लोगों में कॉमन हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे उसको 3 तरह से दिया हुआ है कि कुछ लोग जो हैं एक जैसे हो सकते हैं, नहीं यहाँ पे दे रहा है लाइक ऑल अदर पर्सन, जैसे कि सभी पर्सन एक जैसे हो सकते हैं, या फिर कुछ पर्सन एक जैसे हो सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन एक जैसा नहीं हो सकता है, यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दे रहा है कि ह्यूमन पर्सनालिटी इज दस ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन, तो ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन है। तो इसी में सैल्वेटर मैडी जो है उन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है कि पर्सनालिटी एज ए stable set of characteristic and tendencies that determine those commonalities and differences in the psychological behavior of people। ये जो भी हमारे एक दूसरे के कॉमन फीचर हैं या जो भी एक दूसरे से डिफरेंट फीचर हैं, तो इन सबको मिला के जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर किसी पर्सन का हम लोग स्टडी करते हैं उसको ही हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि दिस डेफिनेशन डज नॉट इम्प्लाई दैट पीपल डू नॉट एवर चेंज, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कभी बदलते नहीं हैं, या फिर इंडिविजुअल डू नॉट चेंज ड्रास्टिकली ओवरनाइट एंड देयर थॉट्स, फीलिंग्स, वैल्यूज एंड एक्शन रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई पर्सन जो है वो अचानक से ओवरनाइट ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, या फिर वो सारे टाइम स्टेबल ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो चेंजेस इन पर्सनैलिटी और बिहेवियर पैटर्न दैट टेक प्लेस इन इंडिविजुअल अकर स्लोली ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी पर्सन का जो पर्सनालिटी या बिहेवियर पैटर्न है वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। चेंजेस इन पर्सनैलिटी, thus by understanding certain dimensions of personality and behavior, manager can to a great extent predict the likely behavior in terms of action and outcome of action in respect of employees। तो जो मैनेजर होते हैं वो क्या करेंगे, वो अपने जो उनके लोग हैं उनके पर्सनालिटी और बिहेवियर के डायमेंशंस को वो अंडरस्टैंड करेंगे और उसी की तरह टर्म्स ऑफ एक्शन और आउटकम ऑफ एक्शन जो है वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे दे रहा है कि देयर आर सेवरल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरी हैं। यहाँ पे जो थ्योरी दिया है फ्रेंड, वहाँ पे टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में कहा गया है। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि टाइप ए जो है वो निगेटिव पर्सनालिटी को डिनोट करता है और टाइप बी जो है वो पॉजिटिव पर्सनालिटी को डिनोट करता है। तो वो कैसे करेगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। इस पे IABF कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो इसमें दे रहा है कि टाइप ए बिहेवियर इज जनरली रेस्टलेस, इम्पेशेंट विद अ डिजायर ऑफ क्विक अचीवमेंट एंड परफेक्शंस। टाइप ए का बिहेवियर कैसा रहेगा, वो रेस्टलेस होगा, इम्पेशेंट होगा और उसमें कोई भी चीज़ को तुरंत क्विक अचीवमेंट का उसमें डिजायर होगा एंड परफेक्शनिज्म होगा। टाइप बी पर्सनालिटी जो है वो लोग हैं ऑलवेज इजी गोइंग, रिलैक्स्ड अबाउट टाइम प्रेशर, लेस कॉम्पिटिटिव एंड मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर होते हैं। ये इनका जो नेचर है टाइप ए का और टाइप बी का, इसको आप एकदम रट लीजिएगा। ये हमेशा ही आता है कि टाइप ए का क्या बिहेवियर है। कोई बी का कोई एक बिहेवियर टाइप ए में देके आपको पूछ देगा कि कौन सा उसमें टाइप ए का बिहेवियर नहीं है। तो इन दोनों में आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि टाइप ए का क्या बिहेवियर है, टाइप बी का क्या बिहेवियर है। अभी दे रहा है कि फ्रीडमैन, मेयर एंड रे रोजमैन हैव मेंशन्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी। अब उसी को यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। पहला है कि वो रेस्टलेस बाय नेचर होता है, सो दैट ही ऑलवेज मूव्स, वॉक एंड ईट रैपिडली। जो काम करेगा हड़बड़ी में करेगा क्योंकि उसको बेचैनी है वो, क्योंकि वो रेस्टलेस बाय नेचर है। सेकेंड है इज इम्पेशेंट विद द पेस ऑफ थिंग्स, डिसलाइक वेटिंग इन एंड इज इम्पेशेंट विद दोज हु आर नॉट इम्पेशेंट। वो इम्पेशेंट होगा, उसमें मतलब वेट करने का थोड़ा भी वो नहीं रहेगा, वो वेट करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो लोग इम्पेशेंट होते हैं उनको भी वो पसंद नहीं करेगा।
फिर है मल्टीटास्कर। फ्रेंड, मल्टीटास्कर को यहाँ पे आपको पॉजिटिवली नहीं लेना है। मल्टीटास्कर का मतलब है कि वो एक साथ बहुत सारे काम ले लेगा और एज अ रिजल्ट उसके एक भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, सब इनकम्प्लीट रहेंगे। तो डज सेवरल थिंग्स एट वंस, ट्राइज टू शेड्यूल मोर एंड मोर इन लेस एंड लेस टाइम। अब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करने की वो कोशिश करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एवरीथिंग इज डन और नॉट। अब वो चीज़ कंप्लीट हो या ना हो। यूजुअली डज नॉट कंप्लीट वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑन अनदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक काम खत्म नहीं होगा, वो दूसरा काम स्टार्ट कर देगा। ऑफन डिस्प्लेज नर्वस गेस्चर, और हमेशा जो है नर्वस गेस्चर दिखाएगा। क्लेंस्ड फिस्ट एंड बैंग्ड ऑन टेबल, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे और टेबल पे बार बार मुक्के से मारना, इस तरीके का वो उनका बिहेवियर जो है आपको देखने को मिलेगा। डज नॉट हैव टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय लाइफ, और लाइफ को एंजॉय करने का और रिलैक्स करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा उनके पास। ठीक इसके अपोजिट जो टाइप बी पर्सनालिटी है वो आपका मोर रिलैक्स्ड होगा, सोशेबल होगा एंड हैज़ ए बैलेंस्ड आउटलुक ऑन लाइफ, और उनका जो लाइफ के प्रति जो उनका रवैया रहेगा वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड रहेगा। तो वी कम अक्रॉस बोथ टाइप ए टाइप बी मैनेजर्स इन बैंक्स, हमें बैंक में टाइप ए और टाइप बी मैनेजर देखने को मिल जाएंगे। यूजुअली टाइप ए मैनेजर्स केबिन इज अनटाइडी एंड गिव ए मेसी अपीयरेंस। टाइप ए मैनेजर का केबिन जो है वो एकदम अनटाइडी होगा और मेसी अपीयरेंस देगा, और उसका टेबल जो है फुल ऑफ पेपर से हमेशा भरा रहेगा ऑलवेज, और अगर आपको कोई पेपर ढूंढना है तो आप उसको मुश्किल से ढूंढ पाएंगे। ही हैज़ अ टेंडेंसी इवन टू लूज सम पेपर्स, और वो क्या करेगा, उसका ये टेंडेंसी रहता है कि वो कुछ पेपर खो देगा, और अगर खो गया तो उसका ब्लेम वो दूसरे लोगों पे डालेगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो टाइप बी है ठीक उसके अपोजिट होगा। वो कोई भी काम सिस्टमेटिकली या मेथोडिकली करेगा, डे टू डे वर्क, उसके टाइम के ऊपर फुल कंट्रोल रहेगा, इसीलिए वो कभी भी लैक ऑफ टाइम का कंप्लेन नहीं करेगा, ना ही कभी उसको प्रेशर ऑफ वर्क का कोई कंप्लेन होगा। ये ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि वो काम को प्लान वे में करता है, और जो भी उसका अर्जेंट मैटर है उसको पहले डिस्पोज ऑफ करता है और इन टाइम कंप्लीट करेगा। Although he is busy like many other managers, he appears to take things easy and normally does not get disturbed. वो बिजी तो रहेगा दूसरे मैनेजर्स की तरह, लेकिन वो हमेशा अपने आप को थिंग्स को इजी करने की कोशिश में और नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश रहेगी उसकी, ताकि और वो डिस्टर्ब अपने आप को बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो अ डेवलपमेंट मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, अब ये एरिक्सन जो है फ्रेंड्स, उन्होंने 8 डेवलपमेंट स्टेज ऑफ पर्सनालिटी दिया है, तो वो हम लोग देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका नाम से ही आपको इसका जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। तो ये पहला स्टेज में बोल रहा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये भी है कि ये एज अ चिल्ड्रेन वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर वेरियस नीड्स, डेवलप फीलिंग्स ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट टुवर्ड्स अदर डिपेंडिंग्स। जैसे आप डिपेंड रहेंगे यहाँ पे किसी अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे पे, तो डिपेंड होते होते कभी कभी क्या होता है कि वी डेवलप फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट टुवर्ड्स अदर। तो हम लोग दूसरे पे जहाँ ट्रस्ट होगी उनको, जो मतलब पॉजिटिव लोग होंगे वहाँ आप ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, जहाँ पे नेगेटिव लोग रहेंगे वहाँ पे आपका मिसट्रस्ट बिल्डअप होगा। सिमिलरली इन द वर्क प्लेस, वैसे ही काम जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे तो लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते ही हैं। तो इन द प्रोसेस वी ऑल्सो डेवलप फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट टुवर्ड्स अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल दे रिस्पॉन्ड टू आवर नीड्स एंड हेल्प अस टू फाइंड आवर प्लेस इन द सिस्टम। अब जैसे जो आपकी हेल्प करेंगे तो आप उनको ट्रस्ट करेंगे, और जो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनको आप मिसट्रस्ट करेंगे। सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। ये भी एज अ चिल्ड्रेन है। एज अ चिल्ड्रेन वी एक्सपीरियंस वी फील हैप्पी व्हेन वी कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम लोग काफ़ी खुश होते हैं अगर हम इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम शेम एंड डाउट अपने ऊपर महसूस करेंगे कि हमने चीज़ों को सही नहीं किया। फिर स्टेज 3 है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये भी एक चाइल्ड एफर्ट्स को दर्शाता है फ्रेंड्स, ट्राइंग टू डू थिंग्स ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव एंड फीलिंग गिल्टी इफ मिस्टेक्स आर कमिटेड। हम इनिशिएटिव लेके कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन अगर हमसे गलती हो जाए तो वी फील गिल्टी। फिर 4 स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी। वी वॉन्ट टू परस्यू आवर गोल्स एंड मैनेज आवर लाइफ, मतलब हम अपने गोल्स को परस्यू करना चाहते हैं और अपने लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं। तो वी आर सक्सेसफुल इन दिस एफर्ट वी फील गुड। अगर हम इसमें सक्सेस होते हैं तो हम फील गुड महसूस करेंगे, और अगर हम फेल होते हैं तो वी डेवलप अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। इफ वी आर नॉट सक्सेसफुल वी टेंड टू सफर फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ लो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लो सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ पे वही दे रहा है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग जो हैं
अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हम लोग लो सेल्फ कंसेप्ट और लो सेल्फ स्टीम अपने अंदर महसूस करेंगे। ये भी देखिए एज वी ग्रो अप, मतलब अब हम चाइल्ड की तरह नहीं, हम थोड़ा ग्रो अप हो गए हैं, तो वहाँ पे हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी लगेगा। फिर स्टेज 5 जो है, यहाँ पे भी एज वी ग्रो अप, मतलब अब यहाँ पे चाइल्ड की नहीं, थोड़े मैच्योरिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन है। तो वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रूव आवर सेल्फ एज अ हाई परफॉर्मिंग मेंबर। हम अपने आप को हमेशा हाई परफॉर्मिंग मेंबर जो है प्रूफ करने का एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज ईजी। सम में फाइंड देयर रोल आइडेंटिटी डिफ्यूज रेदर देन आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा करने के चक्कर में कुछ बुरा हो जाता है और हमारा रोल जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, हमें कोई भी पहचान नहीं मिलेगी अगर हम गलती करते हैं तो। वैसे स्टेज 6 है, ये भी एज अ यूथ, यहाँ भी मैच्योरिटी की बात हो रही है। इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। तो डेवलप इंटीमेट रिलेशनशिप विथ अदर्स, some might feel isolated, we may develop close contact with others and we may also feel a sense of isolation। मतलब हम कभी किसी के साथ काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, और कभी कभी क्या है कि हम अपने आप को लोनली महसूस करते हैं और अपने आप को ग्रुप से आइसोलेट कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन कहा जा रहा है। फिर स्टेज 7 जो है वो है ग्रोथ वर्सेज स्टैग्नेशन। अब यहाँ पे मिडिल एडल्टहुड की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रहा है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज वन रीचेज मिड करियर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मिड करियर में पहुंच जाते हैं तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन एंड नीड टू डेवलप अदर्स इन द सिस्टम एंड हेल्प देम टू ग्रो। तो वहाँ पे एक नीड और एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है कि आप दूसरों लोगों को हेल्प करें सिस्टम में ग्रो करने के लिए। इफ़ दिस इज नॉट डन प्रॉपरली द पर्सन सेंस अ फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो पर्सन अपने आप को स्टैग्नेशन स्टेज में महसूस करने लगता है। और इसका लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये क्या है, ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब अब लाइफ के आप लास्ट जो है, हमने चाइल्ड देखा, यंग देखा, उसके बाद का, तो ये मेनली रिटायरमेंट स्टेज की बात इसमें कही जा रही है कि वन अप्रोचेज रिटायरमेंट एज ही मे एक्सपीरियंस आइदर ए हाई सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ ड्यू टू हिज परसीव्ड accomplishment in the career or he may withdraw himself with a sense of purposeless and despair। कि आपने सारा जीवन काम किया तो आपको एक ये सेंस डेवलप हो जाएगी आपके अंदर कि हाँ आपने अपना जो सेल्फ वर्थ है वो आपने काफ़ी अच्छा बैंक को दिया है और आपने बहुत सारे अकॉम्प्लिशमेंट वहाँ पे अचीव किए आपके करियर में। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने सारा ज़िंदगी पर्पसलेसनेस काम किया, कुछ उनको हासिल नहीं हुआ, तो वो इस तरह से काफ़ी मायूस होंगे और उदासी के मूड में चले जाएंगे। तो ये आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्टेज 1, 2 और 3 है ये चाइल्ड को डिनोट कर रहे हैं, और 4, 5, 6, 7 जो है ये आपका एडल्टहुड को डिनोट कर रहा है, और जो हमारा 8 है वो रिटायरमेंट एज को डिनोट कर रहा है। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप थम्स अप और थम्स डाउन के बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जो अपलोडेड वीडियो है उसकी रियल टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।